बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। कल बच्चों आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है, तो ऐसे में आज मैं आपको 10 ऐसे न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो आपको वहां पर क्वेश्चन पेपर के अंदर फंस सकते हैं और आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को तैयार करके जाइए। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें न्यूमेरिकल बता दीजिए, यानी कि अंक के प्रश्न बता दीजिए, तो आपको सभी को ये 10 न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए होता क्या है, न्यूमेरिकल सेम कभी कभी आ जाता है, कभी कभी सेम नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको करना क्या रहता है, आपको जो भी न्यूमेरिकल लगवाता हूं उसमें मैं आपको कुछ फार्मूले बताता हूं, यानी कि उसमें मैं आपको सूत्र बताता हूं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में कुछ मान जो हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो अगर चेंज भी होती हैं, लेकिन अगर आपको वो सूत्र आता है, यानी कि अगर वो आपको फार्मूला पता है, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में आसानी से मान रखकर उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हर एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है, क्योंकि वहां पर आपको जो भी न्यूमेरिकल है सभी को अटेंड करना रहेगा, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें नंबर ऑफ चैप्टर्स न्यूमेरिकल में, तो आपका एक चैप्टर जो है बिलियन, क्या है बच्चों, विलियन, ठीक है। दूसरा बच्चों आपका चैप्टर है विद्युत रसायन, क्या है, विद्युत रसायन, रसायन, ठीक, विद्युत रसायन। तीसरा आपका चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। 3 चैप्टर हैं जिनके हमें सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ना है। इन 3 ही चैप्टर के हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है, क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री उसमें आपका 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। इससे पहले एक हमारा चैप्टर था सॉलिड स्टेज, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था तो हट गया इस साल हमारा यूपी बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो हमें इसके तो न्यूमेरिकल पढ़ने नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो हम इन 3 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स का कंबाइन करके 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से समझिए। 500 ml बिलियन में किसी विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित हैं। 500 ml बिलियन है, उसमें किसी भी विलेयन के 6 ग्राम उपस्थित हैं, तो विलेयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर हम हेडिंग डालेंगे गिवन, आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, यानी कि गिवन वैल्यूज, यानी कि इसमें कुछ मान दिए गए। जैसे 500 ml बिलियन में 500 ml बिलियन, यानी कि बी का जो मान दिया गया 500 ml दिया गया, ठीक है सर। 6 ग्राम किसी विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित है, यानी कि 6 ग्राम भार दिया गया, यानी कि डब्ल्यू का मान दिया गया 6 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर विलेयन की सांद्रता यानी कि एस जो है जैसी हमसे पूछी गई, समझ में आ गया, ये सांद्रता हमसे पूछी गई है। अब बच्चों ये आयतन आपको पता है किसमें आपको जरूरत पड़ता है, यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर में चाहिए, तो यानी कि इसको हम चेंज करेंगे लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं, 1000 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकन 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। अगर इसको काटे लगाए दशमलव बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, यानी कि बच्चों हमारा जो आयतन आया 0.5 लीटर आया, लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या है, इसका एक फार्मूला जो होता है, सूत्र होता है, क्योंकि हम सूत्र लगाएंगे तभी तो इसको हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, एस इक्वल टू होता है बच्चों W/V। ये सांद्रता निकालने के लिए एक सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से किसी भी विलेयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो एस इक्वल टू हो क्या जाएगा, W का मान कितना दिया गया 6 ग्राम, ठीक है, अपोन में V का मान कितना आया 0.5, ठीक, हटाया लगाया, इधर का हटाया दशमलव, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 5 एकन 5 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, यानी कि एस का जो मान आ गया बच्चों 12 आ गया। और मात्रा किस में चाहिए, ग्राम प्रति लीटर में चाहिए। और यही बच्चों इसका आंसर है बच्चों, ये ES बना है, ठीक है, 5 मत समझ लें, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 से 2 नंबर में इस तरीके से भी न्यूमेरिकल हमारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक हमारा शॉर्टकट यानी कि एक बहुत इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखिए, उस विलेयन की मोलरता m ज्ञात कीजिए जिसके 250 ml में NaOH के 5 ग्राम घुले हों। देखिए एक विलेयन है, उस विलेयन की हमें मोलरता यानी कि m ज्ञात करना जिसके 250 ml में NaOH के 5 ग्राम घुले हों। तो देखिए हम इसको करेंगे सॉल्व। फिर हम हेडिंग लगाएंगे गिवन, यानी कि हमें कुछ जो मान है वो दिए गए, गिवन वैल्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या दिया गया, मोलरता एम, यानी कि सबसे पहले तो आप लिख देना एम जो है वो हमसे पूछा गया, हमें इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 250 ml, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो V का मान दिया गया है 250 ml दिया गया, ठीक है। NaOH के 6 ग्राम उपस्थित, 5 ग्राम उपस्थित है, यानी कि W का मान कितना दिया गया बच्चों 5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। NaOH के कितने ग्राम उपस्थित है, 5 ग्राम उपस्थित है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, हमें निकालने की है मोलरता, ठीक है।
B1। अब बच्चों B यहाँ पर क्या दिया गया, ml में दिया गया, ml में चेंज कर, और इसको हम करेंगे किस में कन्वर्ट, लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से भाग देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 25 सेकंड 25 होते हैं, 25 चक्कू 100 होते हैं, यानी कि बच्चों 1/4 आ गया। ये हमारा आयतन आ गया किसमें, लीटर में 1/4, ठीक है। अब बच्चों में क्या होना चाहिए, हमें सूत्र पता होना चाहिए। इसमें हम सर सूत्र कौन सा लगाएं, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल में सूत्र नहीं पता होंगे तो आप मान किस में रखोगे। तो मोलरता M = एक सूत्र होता है W/E में V, ये सूत्र होता है, ठीक है। हम इस सूत्र में मान रखेंगे। इसमें क्या है, अब हमें इस सूत्र में हल करने के लिए E का मान चाहिए। E क्या है बच्चों, ये NaOH का अणुभार रहेगा। क्या रहेगा, NaOH का अणुभार, NaOH जो है इसका अणुभार है। अब बच्चों NaOH का अणुभार कितना होता है आपको पता होना चाहिए। Na का कितना होता है बच्चों, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और 23 16 39 और 1 40, यानी इसका जो NaOH का अणुभार आ गया वो बच्चों हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अब NaOH का अणुभार आ गया कितना हमारा, 40। अब हम इसमें मान रख देंगे। देखिए M का मान हमें निकालना है, W का मान दिया गया 5 ग्राम, ठीक है सर, इंटू E का मान कितना आ गया है 40, इंटू में V है, B का मान है 1/4, ठीक है। अगर आप इसको काटना चाहें तो यहाँ से काट दीजिएगा, 4.40, ठीक है, एक बचा। अब यहाँ पर बचा क्या, 5 बच्चों कितना बचा, नीचे 10 बचा, ठीक है। M = 5/10 बचा। अब देखिए लगाया दशमलव, इधर जीरो बढ़ा दिया, 10 × 50 5, यानी कि मोलरता M = आ गया 0.5, और यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल जो आते हैं विलियन के चैप्टर के, इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है, लेकिन आपको सूत्र जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए अगला जो दिया गया इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कह रहा है 2% यूरिया विलेन जो है उसका परासरण दाब ज्ञात करना है, और विलेन स्थिरांक का मान है वो आपको दे दिया गया। अब इस न्यूमेरिकल को हमें करना है सॉल्व, ठीक है। साथ साथ आपको गिवन वैल्यूज भी लिख देनी है, गिवन वैल्यूज क्या क्या मान जो है वो दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि तापमान दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस तापमान को हमें जब इसको परासरण दाब निकालेंगे तो तापमान हमको चाहिए रहेगा केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा 27 डिग्री दिया गया इसमें हम 273 और जोड़ देंगे। 273 जब जोड़ देंगे तो आपका 300 हो जाएगा। अब किस में हो गया बच्चों, हमारा तापमान केल्विन में हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर विलेन स्थिरांक यानी कि विलेन स्थिरांक R का जो मान है वो दिया गया 0.082 दिया गया, ठीक है। R का मान दिया 2% यूरिया का विलेन है, यानी कि 2% का मतलब होता है 2 ग्राम, ठीक है। परसेंटेज का मतलब हो गया 2 ग्राम, यहाँ पर हमें यूरिया का विलेन दिया गया। अब यहाँ पर परासरण दाब आपको निकालना है, P = परासरण दाब = P = क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों हमें क्या होना चाहिए कि अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है आपका जो क्लास 11th में है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये न्यूमेरिकल आपको और भी आसान तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि है तो बिलियन का ही, लेकिन ज़्यादा अगर इसके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर है उससे मैच कर रहे हैं। इसमें आपका सूत्र क्या लगे, P = होता है RT/V, ये आपका इसमें सूत्र लगेगा, ठीक है। RT = V, परासरण दाब का एक पाई = nRT भी होता है, ठीक है, तो वो भी लग जाता है। कभी कभी देखिए परासरण दाब को जो P से भी प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी हम पाई से भी लिखते हैं, ठीक है, तो याद रखना। अब बच्चों में क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा यूरिया दिया गया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, इसका अणुभार, यानी कि इसका अणुभार कितना है, ठीक है। अब बच्चों नाइट्रोजन का अणुभार और इनका सभी का आप अणुभार निकालिएगा। इसका जब आप अणुभार निकाल लेना बच्चों आपका 60 आ जाएगा। कैसे निकाला जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसका अणुभार आएगा 60। अब 2% यूरिया का विलेन है, इसका हमें आयतन भी जरूरत रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने परसेंट की बात की जा रही है, 2% यूरिया का जलीय विलेन कितना है, इधर देखिए 2% की बात की जा रही है, ठीक है। कितना है, 2%, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 ग्राम, 2% का मतलब 2 ग्राम जो यूरिया होगी, यूरिया का जो विलेन होगा, इस विलेन का आयतन कितना होना चाहिए, विलेन का आयतन।
अब बच्चों 2% यूरिया का जो विलियन का आयतन है 2% यानी कि 2 ग्राम है, तो आयतन तो हमेशा 100 ग्राम में 100 ml में ही लिया जाएगा, ठीक है, 100 ml में होगा भाई, 100 ml में ही होगा। अब आगे इसके देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर बात आती है इसका अणुभार कितना आया 60, ठीक है, तो 100% यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर अगर बात करें 60 इसका अणुभार आ गया। अब अगर हम 60 ग्राम की बात करें या फिर 60 ग्राम को 60 में साइड में कर इसका 1 मोल की अगर हम बात करें, तो 1 मोल जो यूरिया का विलयन होगा, यूरिया जो होगी बच्चों 1 मोल यूरिया विलयन जो होगा, इसका भी हमें आयतन चाहिए रहेगा। क्या होगा, आयतन, क्योंकि इसका अणुभार जो आया वो 60 आया, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 बटे क्या करेंगे 2% है तो 2 ग्राम हो गया, इनटू में इसका अणुभार कितना आया, ये हम 60 ग्राम में बात करें तो हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे 3 या 6, तो कितना आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 30.300 आ गया, सॉरी 30 इधर 30 1000 3000 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, अब इसका जो आयतन आ गया, V का मान आ गया वो 3000 ml आ गया। अगर हम ml को लीटर में चेंज करेंगे, 3000 को हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 बचेगा, यानी कि जो V का मान आ गया बच्चों हमारा वो 3 लीटर आ गया, ठीक है। अब V का मान आ गया, अब हम आसानी से इसमें सूत्र में मान रख के इस वाले सूत्र में निकाल सकते हैं। तो P = क्या हो जाएगा, R का मान हमें दिया गया 0.0822 तक दिया गया, ठीक है। टी का मान है 300 यानी कि केल्विन में दिया गया, अपॉन जो वी का मान आया है, वी जो है इसका मान आ गया 3 3, ठीक है। इधर 2 जीरो हैं तो 2 दशमलव इधर खिसका दीजिए, तो P = क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, इधर देखिए 3 जीरो हैं, गुणे में आप 1 लिख लीजिए ऐसे, 3 1 2 3 संख्या के बाद जीरो लगा, 3 जीरो आप नीचे बढ़ा लीजिए, 3 जीरो बढ़ाने के बाद आप इसके 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, इतना बचा। अब ऊपर क्या बचा, 82 बचा, और अपॉन नीचे कितना बचा 10, 82 बचे 10 बचा। अब इसको काट दीजिए, 8 दशामन कितने होते 80 बचे, इधर 2 कट जाएगा, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 20 हो गया, 10 दूनी 20, 8.2, यानी कि जो बच्चों हमारा परासरण दाब आ जाएगा इसका 8.2, और परासरण दाब का मात्रक होता है वायुमंडल। क्या हो जाएगा, वायुमंडल। अब ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, मोल कॉन्सेप्ट का था, ठीक है, लेकिन वैसे हमें सोल्यूशन में पूछा गया विलियन से रिलेटेड है, तो आप क्या करिए 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लेना ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर वही आते हैं जो लेंदी होते हैं, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्ट के 0.8 मोल बिलियन की प्रतिरोधकता इतनी है, बिलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए, बिलियन की आपको मोलर चालकता निकालनी है, ठीक है। मोलर चालकता निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व की बाद में डेटिंग डालेंगे, गिवन यानी कि जो कुछ वैल्यूज दी गई हैं वो हम पहले पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने मोल बिलियन की प्रतिरोधकता, अब देखिए यहाँ पर कितना विद्युत जो बिलियन है यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्ट के इतने मोल हैं। अब इसको यहाँ पर M = आप लिखें या फिर आप और करके इधर आप चाहे C = लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया 0.8 मोल दिया गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इतने प्रतिरोधकता दी गई, प्रतिरोधकता का मतलब होता है यहाँ पर R = दिया गया 5 × 10⁻³ दिया गया, ठीक है। अब बिलियन की मोलर चालकता की गणना करना है, मोलर चालकता को लिखते हैं λm से। अब λm = हमारा क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों में एक सूत्र पता होना चाहिए, एक λm = आपने सूत्र अगर पढ़ा होगा आसानी से, तो एक होता है कप्पा में इंटू 1000 अपान में होता है मोलरता, या फिर m लिख सकते हैं, और या फिर आप CV लिख सकते हैं, ठीक है। एम भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आपको किसी बुक में, कभी कभी C होता है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर कप्पा का मान तो दिया गया नहीं है। तो बच्चों अगर आप कप्पा का मान निकालोगे तो कप्पा का मान होता है 1/R, 1 प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर कप्पा है वहाँ पर हम 1/R लिख सकते हैं। तो λm = हमारा जो सूत्र है फाइनली में क्या हो जाएगा, λm = होगा कप्पा = क्या लिखेंगे 1/R लिखेंगे, इंटू में ऊपर हमारा है 1000, नीचे में हमें इंटू में क्या लिखना है इधर C लिख लीजिए, ठीक है। चाहे आप M मानिए चाहे C मानिए, ज़्यादातर बुक्स में आपको C लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, मान पुट करने हैं। देखिए मान रखिए इसमें λm = 1/R, R का मान प्रतिरोधकता कितनी थी 10⁻³ है बच्चों, यहाँ पर 5 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा, इंटू में आपका ऊपर 1000 है, अपॉन C का मान 0.8 आया कि नहीं आया। अब बच्चों देखिए इधर 5 है, इसको अगर हम काट दें 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए 1 दशमलव इधर लगा है तो 1 जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे। अब देखिए इधर कितने बचे 2000 ऊपर बचे हमारे,
अपोन में बचा 2000 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 3 है तो इनको ऊपर ले जाएंगे प्लस के 3, इंटू में हमारा बचा 8, अपोन में 8 बचा। ठीक है, जब आप इसको गुणा करोगे देखिए इसके आगे आप 8 से इसको काटिए, 2 चक्कू कितने होते हैं 8 होते हैं, अब 2 एकम 2 होते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएंगे, फिर काटिए, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि बच्चों इधर देखिए कितना बचा 500 बटे 2 बचा, गुणे 10 की घात 3 बचा। अब इसको काट दिए, 5 दूनी 250, ठीक है 250, यानी कि बच्चों यहाँ पर लैम्डा एम इज, अब आप बच्चों इधर देख लेना। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू क्या आ गया हमारा 250 गुणे 10 की घात 3 आ गया। ठीक है, अब बच्चों यही आप आंसर लिख सकते हो, या आप लैम्डा एम इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, प्लस इधर देखिए ये लैम्डा एम है। ठीक है, तो इधर 225 इंटू में 10 की पावर 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, मोलर चालकता हमारी इतनी आ जाएगी, समझ में आ गया। ठीक है, एक जीरो था वो भी हमने प्लस की घात में इसको कर दिया है काउंट, समझ में आ गया न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा जो 5वां न्यूमेरिकल है उसमें हमसे कहा जा रहा है 1 मोल H2SO4 विलेन की तुल्यांक की चालकता की गणना करना है, यानी कि तुल्यांक चालकता की गणना करना है। इसकी चालकता यानी कि कप्पा इक्वल टू हमें इतना मान दिया गया। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, आपको हर एक न्यूमेरिकल में बच्चों यही चीज़ लिखना है और आपको फिर हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से गिवन। ठीक है, गिवन में हमें क्या दिया कि इतने मोल है, यानी कि इसमें मोल इतने मोल दिया गया, H2SO4 विलेन की तुल्यांक की चालकता की गणना करना है। इसकी चालकता जो है कप्पा इक्वल टू दिया गया, यानी कि कप्पा इक्वल टू कितना दिया गया 26 गुणे 10 की घात माइनस के 2 दिया गया। अब यहाँ पर क्या है तुल्यांक चालकता, यानी कि लैम्डा इक्यू इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर H2SO4 दिया गया, क्या दिया गया H2SO4। जब आप इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन बनाओगे इस तरीके से तो क्या होगा, H2 बनेगा प्लस SO4 डबल निगेटिव बनता है, नहीं H पॉजिटिव बनता है, H पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव बनता है। बैलेंस करने के लिए हमें 2 यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, अब 2 हमें यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इन 2 का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आपको H2SO4 की बात की ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हमारे जो सूत्र होता है मोलर चालकता लैम्डा इक्यू इक्वल टू होता है बच्चों, तो लैम्डा चालकता की अगर हमें गणना करना है तो लैम्डा इक्यू इक्वल टू आप यहाँ पर लगाइए कप्पा इंटू में 1000 अपोन में हो जाएगा n। अब चूंकि n क्या है बच्चों, यहाँ पर आप बच्चों आपका जो n है वो यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन के पास आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए बैलेंस से बढ़ाई है, यानी कि 2 बढ़ाए हैं तो 2 यहाँ पर n का मान है, यानी कि n इक्वल टू हो गया हमारा 2। अब मान रख दीजिए कि हाँ लैम्डा इक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा का मान हमारे दिया गया कितना 26 गुणे 10 की घात माइनस के 2 इंटू में 1000 हो जाएगा बच्चों, अपोन में n का मान दिया गया 2, यही तो दिया गया। ठीक है, अब आप इसको 2 से 13 दूनी कितने होते हैं 26, ऐसे काट सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 की घात माइनस के 2 है, इधर 10 की घात, तो हम इन 10 की घात 2 से हम इन 2 जीरो को कर देंगे कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए लैम्डा इक्यू इक्वल टू बचा, इधर हमारा 13 बचा, इधर हमारा क्या बचा 10 बचा। ठीक है, अब 13 दशामलव कितने होते हैं बच्चों 130, लैम्डा इक्यू इक्वल टू आ जाएगा 130 130। समझ में आ गया। अब यही बच्चों इसका मान हो जाएगा और यही हमारा इसका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, समझ कर सॉल्व करना है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला छठा न्यूमेरिकल कहा जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी बिलियन 10 ग्राम कार्बनिक, किसी बिलियन के 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर है, 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के 1 लीटर है, कुल बिलियन का परासरण दाब इतना है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। सोल्व गिवन। ठीक, गिवन वैल्यूज देखिए। अब यहाँ पर हमें क्या है, इसमें परासरण दाब भी दिया गया है, अणुभार हमें ज्ञात करना है और तापमान भी दिया गया। तो सबसे पहले लिखेंगे तापमान T इक्वल टू दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिया गया, इसको हम चेंज करेंगे केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 से इसमें जोड़ देते हैं। 273 आप 0 में जब जोड़ोगे तो 273 ही आ जाएगा, तो 273 आपका केल्विन हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 ग्राम यानी कि W का मान दिया गया बच्चों हमारा यहाँ पर 10 ग्राम दिया गया। ठीक है, W का मान दिया गया और के बिलियन पदार्थ के किसी अणु किस सेंटीग्रेड पर बिलियन के 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के 1 लीटर, यानी कि यहाँ पर विलियन का जो आयतन दिया गया, वॉल्यूम दी गई वो 1 लीटर दिया गया। ठीक है,
पदार्थ के परासरण दाब दिया गया। परासरण दाब को अगर हम यहाँ पर पाई से लिखें या फिर आप पी से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको पाई में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको पी के द्वारा लिखा हुआ। अब बच्चों यहाँ पर पाई होगा और मोलर जो अणुभार है उसको मोलरता एम अणुभार जो होता है उसको एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को भी एम से प्रदर्शित, अणुभार को हम ज़्यादातर स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अणुभार हमसे पूछा गया है। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को है जो सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एक सूत्र होता है जो आपने पढ़ा होगा, पाई वी इक्वल टू होता है NRT, NRT होता है। लेकिन चूंकि बच्चों में एन नहीं पता है, चूंकि हमें ये पता है एन जो होता है W/M होता है। क्या होता है? W/M होता है। W का मान दिया गया और M हमसे पूछा गया, यहाँ से लाएंगे। अब बच्चों हमारा पाई वी इक्वल टू जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? W/M हो जाएगा, इनटू में RT हो जाएगा, ठीक है, RT। अब बच्चों अगर हम बात करें, अब हमें चाहिए क्या? पाई, सिर्फ पाई का मान दिया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर दोनों मान दिए गए, ठीक है। अब देखिए R का मान क्या हो जाएगा बच्चों? R का जो मान होता है वो होता है कांस्टेंट, याद रख लेना। इधर देख लिए जो R होता है इसका मान होता है यहाँ पर 0.0821, ठीक है, 21 तक होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो इसका मान है बच्चों होता है कांस्टेंट। अब बच्चों इस सूत्र में हम क्या करेंगे? मान को अपने पुट करेंगे। देखिए पाई का मान कितना दिया गया? सबसे पहले पाई वी है तो पाई का मान दिया गया 1.18, इंटू बी का मान दिया गया 1, क्योंकि वी आयतन है और लीटर आयतन दिया गया 1 लीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर डब्लू है, डब्लू का मान कितना दिया गया? 10 ग्राम दिया गया। इंटू में यहाँ पर बच्चों आर है, आर का मान है 0.0821, इंटू में बच्चों टी है, टी का मान है 273 केल्विन, ठीक है। अपोन में क्या बच्चों हमारा है? एम है, जो कि हमसे पूछा गया, ठीक है। एम इक्वल टू हो गया इसके बटे आप बन मान के इसकी आपको इसके साथ इसके साथ, यानी कि 1.18 गुणे में हो जाएगा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 गुणे 0.0821 इंटू में हो जाएगा 273। अब बच्चों अगर हमें एम चाहिए ना तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 0.0821 इंटू 273 अपोन में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? 1.18 है। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। अब बच्चों आपको करना क्या है? इस जो आपका ऊपर वाला मान है इस पूरे के आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। आप जब इसकी जो भी गुणा करना उससे आपको जो भी गुणा आए उससे आपको 1.18 को भाग करके देना। जब आप इसको भाग कर दोगे तो m इक्वल टू एक मान आ जाएगा, वो आएगा अप्रोक्स 189.4 या फिर आप 189 पॉइंट आपका आ सकता है 89.5। इतना ही अप्रोक्स आपको ये दो मान आ जाएंगे और आप इसकी गुणा कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला जो हमारा 7वां न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से समझिए। इसको पहले हम करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है, फिर हम लिखेंगे गिवन। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? प्रथम कोट की अभिक्रिया 60 सेकंड में, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है वो 60 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की क्या होती है? आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है। अब बच्चे यहाँ पर प्रथम कोटि का नाम देखेंगे और प्रथम कोटि का सूत्र लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिक्रिया जो होती है प्रथम कोटि की है वो 60 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी कि आपका जो टाइम दिया गया वो टी हाफ इक्वल टू दिया गया 60 सेकंड है ना, टी हाफ दिया गया 60 सेकंड है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। और इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है, यानी कि वेग स्थिरांक का मतलब के का मान हमसे पूछा जा रहा है। और बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? प्रथम कोटि का सूत्र लगाते थे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। इसीलिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है अति लघुत्तरी में 2 से 3 4 कई बार जो है अगर हम कहें तो आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। और जो वेग स्थिरांक के इक्वल टू सूत्र क्या होता है अर्धायुकाल के लिए? 0.693 अपोन में होता है बच्चों हमारा टी 1/2, टी हाफ होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है एक सूत्र होता है। अगर हमें अभिक्रिया का अर्धभाग पूर्ण होने में लगे समय की गणना करना होता है या वेग स्थिरांक निकालना रहता है तो हमें इस प्रकार की जो सूत्र है वो लगाना रहता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पर प्रथम कोटि का सूत्र लगाते थे, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अब हमें 0.693 अपोन में टी हाफ का मान कितना दिया गया? 60 सेकंड दिया गया, ठीक है बच्चों। ऊपर कितनी संख्या के बाद 0? 1 2 3 संख्या के बाद 0। हम इस दशमलव को हटा देंगे, 1 2 3 नीचे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब बच्चों 3 4 अब 1 2 3 4 0 हो गए। अब इन 4 0 को 693 गुणे इन 4 0 को अगर हम नीचे काउंट करेंगे तो 10 के घात 4 हो जाएंगे। ये किस में हो जाएंगे? प्लस में। लेकिन उनको अगर हम ऊपर ले जाते हैं इन 10 के घात 3 को, 4 जो है इसको हम 693
इनटू में अगर इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो गए, तो 10 के घात -4 हो जाएगा। अपोन में क्या बचेगा आपका 693 होता है, 693 है, ठीक है। अब इसको भाग कर देंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6, अब यहाँ पर कितने बचे 3 और हो गए 33, 6 पंचे 30 लगाया दशमलव, फिर यहाँ पर 30 बचे, 6 पंचे 30 पंचे 30, यानी कि 5555 आता रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो के का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 115.55 गुणे 10 की घात -4, ठीक है। अब इसका जो मात्रक हो जाएगा वो, क्योंकि मान जो है सेकंड में दिया गया था तो इस सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। जब बेग स्थिरांक निकालेंगे तो सेकंड इन्वर्स करेंगे, अगर टाइम निकालेंगे तो सेकंड रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमको बेग स्थिरांक की गणना करना है। छोटा न्यूमेरिकल है लेकिन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में जो 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का बेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो क्या होती है, 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का बेग स्थिरांक ज्ञात करना। अब देखिए बच्चों, ये जो सूत्र है इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दी गई है तो हम प्रथम कोटि का सूत्र लगाकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो अर्ध आयुकाल इस वाले सूत्र से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बताइए, आप जिस भी क्वेश्चन से बताइए हम उससे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। सॉल्व गिवन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 सेकंड में, यानी कि यहाँ पर टाइम दिया गया वो 60 सेकंड दिया, 100 सेकंड दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 50% संपन्न हो रही है, 50% संपन्न हो रही है मतलब इसका आधा संपन्न हो रही है, आधी पूर्ण हो रही है, यानी कि अर्धायुकाल मान लीजिए आप ऐसे। तो आप लगाएंगे तो प्रथम कोटि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस वाले सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको प्रथम कोटि का सूत्र बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम कोटि का सूत्र होता है K = होता है 2.303 अपोन में बच्चों हमारा T रहता है log 10 A/A- रहता है, A/A- रहता है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप बताइए तो हम इसको इसी से सॉल्व करते थे, देख लीजिए 1 मिनट, हम इसी से भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, दोनों से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो 2.303 अपोन में 100 हो जाएगा, क्योंकि टी का मान 100 दिया गया, log 10। अब ए का मान होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना होता है 100 होता है, मैं कई सारे सूत्रों में बता चुका हूँ 100। अब जो यहाँ पर x होता है वो कितने परसेंटेज की बात की जा रही है, 50%, तो x का मान 50 हो गया, ठीक है। अब 100/50 से 100 से 50 चले जाएंगे, 50 बचेंगे, 0 से 0 चले जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारा k = क्या बचा, 2.303 अपोन में 100 गुणे log जो है यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, तो ये हो जाएगा log 2। अब k = क्या आ जाएगा 2.303 अपोन में t का मतलब 100 रहेगा, इनटू में log 2 जो होता है बच्चों इसका एक मान होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। log 2 का जो मान कांस्टेंट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो log 2 का मान होता है 0.3010 0.3010, ठीक है, 0.3010 होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या रहेगा, अब आप इन दोनों को 0.693 अपॉन 0.3010, ठीक है, 0.3010 इसके आप जब गुणा करोगे तो आपका मान आ जाएगा 0.693 अपोन में आपका रहेगा 100, अपोन में क्या रहेगा 100 रहेगा। अब आप इसको इस वाली संख्या से भाग कर देना, इसके आप गुणा करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप 100 से जब भाग कर देंगे तो k = हमारा जो मान आ जाएगा वो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, 0.00693। आपके 2 जीरो हैं, मतलब भाग करोगे तो ये ऊपर जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ए आ जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब बच्चों अब आप कहोगे सर ये तो प्रथम कोटि से हमारा इतना आ गया है, अब हमें अर्धायुकाल से भी बता दीजिए टी हाफ वाले सूत्र से। तो देख लीजिए 1 मिनट, हमारा सूत्र क्या है, k = 0.693 अपोन में होता है टी हाफ, टी 1/2। तो देखिए इधर देखिए k = क्या हो जाएगा 0.693 अपोन टी का मान दिया गया वो कितना दिया गया 100 सेकेंड दिया गया। अब इसको भाग कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इस वाले स्टेप को ध्यान से देखना, अब इस वाले स्टेप को ध्यान से देखना, बात यहीं पर आ रही है, ठीक है। लास्ट में अभी जितना भाग करोगे जितना इसको आएगा उतना इसका आएगा, लेकिन क्या रहता है ए वाला मेथड आपके लिए बिल्कुल सरल है, क्योंकि आपका एक ही मान रखना है, डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पर आपका बहुत सारे लेंदी सवाल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस वाले फोकस नहीं करना है, ठीक है, इस वाले पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रथम कोटि की बात कर रहा था, एक्स का मान भी दे रहा था, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ए वाला हमारा तरीका शॉर्टकट है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, देखिए नमा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल यानी कि टी हाफ जो है 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा अच्छा सवाल है, सॉल्व करेंगे और गिवन वैल्यूज लिखेंगे। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, ठीक है।
कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे टी हाफ का मान दे रहा है कितना, 60 सेकेंड, 60 मिनट है, m4 मिनट हो जाएगा। अब कह रहा है कि अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, कितने समय में अभिक्रिया का जो 90% भाग है वो पूर्ण हो जाएगा। यानी कि इसमें x का मान दिया गया वो 90% दिया गया, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले मैं इसका अर्धायुकाल की जगह पर इसका हम सबसे पहले इसका निकाल लेंगे बेग स्थिरांक। तो k इक्वल टू सूत्र क्या होता है अर्धायुकाल को, 0.693 अपोन में क्या हो जाएगा टी हाफ का मान दिया गया 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट दिया गया। चलो हम यहाँ पर मिनट में ही वैल्यू पुट कर देते हैं। जब आप इसको इसके भाग कर दोगे, 60 को इससे भाग कर दोगे, आपका जो मान दिया गया 0.693, अब इसको भाग करिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 1 मिनट के लिए जीरो को छोड़ दें, जीरो को ना ध्यान दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और बचे 6 ये भी हो जाएगा, बचे इधर 33 हो जाएगा, 6 30 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव रहेगा, नहीं दशमलव नहीं, इधर तो दशमलव है ही, और फिर 6 30 हो जाएगा, 55। अब दशमलव हमारा यहाँ पर है, 0 पॉइंट इतना आ गया, लेकिन इधर हमारा एक नीचे अभी जीरो भी बच रहा है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर लिखें 0.0115 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इतना लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, m4 मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमने k स्थिरांक जो बेग स्थिरांक जो है k का मान निकाल लिया है। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाएंगे और पता करेंगे 90% भाग जो है वो कितने समय में इसका पूर्ण हो जाएगा। तो k इक्वल टू सूत्र मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, 2.303 अपोन में रहता है t log 10 a माइनस का x, ठीक है, ये सूत्र रहता है, ठीक है। चूंकि हमें पता है k का मान हमें पता है तो बाद में पुट करेंगे, हमें यहाँ पर t निकालनी है। 2.303 अपोन में रहेगा t, या आप यहाँ पर t ऐसे कर लीजिए और इसका k मल्टीप्लाई होकर k नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब log 10 a का मान 100 होता है, आप सभी को पता है, 100 माइनस कितने परसेंट की बात करी जा रही है, 90% की बात करी जा रही है। कितने परसेंट की बात हो रही है, 90% की बात हो रही है। तो 100 अपोन में क्या हो जाएगा, बचेंगे इधर 10, जीरो कट जाएगा, यानी कि ऊपर 10 बचा, क्या बचा, 10 बचा। तो log नहीं t इक्वल टू क्या बचेगा, 2.303 अपोन में k log 10 हो जाएगा। चूंकि हमें log 10 का मान पता है, log 10 का मान होता है बच्चों 1, ठीक है, तो इसकी मतलब ऊपर इतना ही रहने वाला है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपोन में k का मान रखिए, k का मान a आया है, a वाला मान है 0.01155, इतना मान हमारा k का है या नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इस k के मान को आप गुणा कर, इसको भाग कर दीजिएगा, क्या करना है, भाग कर देना, क्योंकि k अब यहाँ पर आप t 90 भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, तो हमें नहीं करना है। तो t हमें समय पूछा गया 90% पूर्ण होने में, हम निकाल लेंगे। जब बच्चों आप इस वाले मान को इससे भाग कर दोगे, ठीक है, तो लगभग 199.39 आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। जब आप टाइम निकालते तो इसका मात्रक हो जाएगा मिनट, अगर बेग इतना निकालते हो मिनट इनवर्स होता है। अब बच्चों 99.9 जो 199.39 आ जाएगा, या आपका 200 भी आ सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका अगर जो न्यूमेरिकल है जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर 200 भी लिख देंगे अप्रोक्स में, तब भी आपका सही रहेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चाहे तो आप ए वाली वैल्यू रख देना, ठीक है। अब अगर कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से हार्ड न्यूमेरिकल भी हमारे क्या करते हैं, वो डाल देते हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी डाल देते हैं तो ये दोनों आंसर किसी ना किसी भी मैच जरूर कर जाएगा, ठीक है। अगला, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% 60 मिनट में पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक अभिक्रिया है वो 75% 60 मिनट में पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, एक अभिक्रिया थी हमारी कोई प्रथम कोटि की थी, 75% जो है उसका 60 मिनट में पूर्ण हो जा रहा है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी कि t हाफ हमें इसका ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें गिवन वैल्यूज की बात करें। सोल्व लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सोल्व, फिर बच्चों लिखेंगे गिवन, ठीक है। क्या दिया गया, एक अभिक्रिया जिसका x का मान दिया गया 75%, ठीक है। इसमें टाइम दिया गया बच्चों 60 मिनट, 60 मिनट में पूर्ण होती है अभिक्रिया का अर्धायुकाल, यानी कि t 1/2 हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया से इसका निकालेंगे बेग स्थिरांक, तभी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 2.303 अपोन में रहता है बच्चों हमारा t, स्मॉल t रखिए या कैपिटल t, log 10 a माइनस के x, ठीक है। a माइनस x का क्या लॉन्च है, ध्यान से देखिए, 2.303 अपोन में रहेगा t का मान दिया जा रहा है 60 मिनट में पूर्ण होती है, log
अब ए का मान रहता है आपका 100 अपॉन में 100 माइनस के रहेंगे कितने 75% की बात की जाए तो 75 माइनस 25 बचेंगे 100 बटे क्या बचेगा 25। 25 को भाग कर देंगे 25 चक्कू 100 हो जाएंगे। ठीक है, 25 चक्कू कितने हो जाएंगे 100। अब यहाँ पर देखिए 2.303 अपॉन में क्या बचेगा बच्चों हमारा 60 बचेगा, इनटू में log 4 हो जाएगा। अब log 4 जो होता है, चूँकि हमें ये चीज़ पता है, आपको पता होना चाहिए, जो log 4 होता है बच्चों इसका एक मान होता है जो हमारा कांस्टेंट मान होता है 0.6010 होता है, यही मान होता है। ठीक है, log 4 का 0.6010 0.6020 नहीं 0.6010 होता है। ठीक, अब इससे आगे देखिए, तो आप चाहें तो log 4 का 0.6020 भी रख सकते हैं। 0.6020 होता है, ज़्यादातर आपको यही लिखा 0.6020। ठीक है, इसमें आप रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, k इक्वल टू बचा है 2.303 अपॉन में 60 है, इनटू में आपका log 4 का मान कितना है 0.6020 है। अब आपको क्या करना है, लॉग इसकी आपको दोनों की एक दूसरे के साथ गुणा करनी है। जब आप इन दोनों मानों की क्या करोगे बच्चों, गुणा करोगे, तो आपका जो मान आ जाएगा अप्रोक्स में 1384 अप्रोक्स इतना आ जाएगा। ठीक है, और आपको इससे 60 को भाग कर देना है। इससे आपको करना क्या है, 60 से इसको भाग कर देना है। क्या करना है, इसको आप 60 से जब भाग कर दोगे तो k का मान आ जाएगा हमारा। जो आप इसको आप इस वाले मान को इससे 60 से जब भाग कर दोगे बच्चों ना, तो आपका जो मान आ जाएगा 0.0231 आ जाएगा, लगभग 231 इतना आ जाएगा, जो हमारा आ जाएगा k का मान। ठीक है, अब k का मान आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब हमें निकाल लेना है अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी कि t हाफ इक्वल टू क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, सूत्र क्या होता है 0.693 अपॉन में क्या हो जाएगा, क्योंकि k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी। अब हमें यहाँ पर टी हाफ पूछा जा रहा है तो k को नीचे लाएंगे, तो 0.693 अपॉन में k का मान जो है इसको पुट करेंगे 0.0231। अब बच्चों ये वाला जो मान है इसको आप पुट करके इसमें जो भाग करेंगे, क्या करेंगे, जब आप इसको भाग करेंगे 1 2 3 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, ऊपर बचा हमारा 6930 अपॉन नीचे बचा 231। अब इस वाले मान को क्या करेंगे, आप जब भाग कर देंगे ना टी हाफ हो जाएगा इक्वल टू, आप जब इसको भाग कर देना तो आपका टी हाफ इक्वल टू अप्रोक्स जो मान आ जाएगा, जब आप इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से भाग करोगे तो 30.13 ऐसे ही आ जाएगा। अप्रोक्स में इतना मान आएगा, 30 दशमलव कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, m फॉर मिनट। ठीक, तो हमने टी हाफ जो हमसे अर्धायुकाल पूछा गया था वो कितना आएगा 30.1314। आपका कितना भी आ सकता है, दशमलव के बाद एक के बाद में कुछ भी गिनती जो है आपकी वैल्यूज आ सकती है, लेकिन 30.1 तो जरूर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी न्यूमेरिकल को लेकर, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।